लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से मोबाइल ऐप पर और मीडियम वेब पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कोविड-19 यानी नोवेल कोरोना वायरस पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। कार्यक्रम एक जंग जिंदगी की सुनने वाले सभी श्रोताओं को रविंद्र प्रजापति का नमस्कार। कोरोना से संबंधित समसामयिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने फोन किया है डॉक्टर वंदना गुप्ता जो सागर से हैं। आइए सुने इनको। जी नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार।
बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम जी, सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। जैसा कि हमने सुना है कि आप जिंदगी के और जो हमारे बहुत सारे विभाग होते हैं, बहुत सारे क्षेत्रों से आप जुड़ी हुई हैं, तो हम संक्षिप्त में आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी, मैं डॉक्टर वंदना गुप्ता जी स्त्री रोग चिकित्सक एवं योग विशेषज्ञ, पर्यावरण संरक्षक, जी ब्रांड एम्बेसडर, स्वच्छ भारत मिशन, सागर कैंट। जी और ईश्वर ने जो सेवा के अवसर दिए मुझको, जो जिम्मेदारियां सामाजिक मिली, जी मैं कभी उनके पीछे नहीं हटी और ये विश्वसनीयता बढ़ती गई। शायद इसीलिए 2500 संगठन में रह के मैं काम कर रही हूँ और जी शीर्ष दायित्व को निभा चुकी हूँ। जी वर्तमान में भी मैं 12 साल से मैं काउंसलर हूँ परिवार परामर्श केंद्र महिला थाना में जी और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, समाज के विभिन्न कमजोर वर्गों के लिए जो एक लेक्चर होता है जी कि कैसे इसके कारण, इनके प्रति बढ़ते अपराध का कारण और निवारण, उसमें भी मैंने 11 वर्षों से लगातार पुलिस विभाग में मैं इसमें अपना लेक्चर देती रही हूँ, जी यून स्तरीय, संभाग स्तरीय, जिला स्तरीय। उसमें साथ ही पीसीपी एनडीटी एक्ट में भी हमने काम किया एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। वर्तमान में अभी बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की मैं अंग प्रत्यारोपण समिति की सदस्य हूँ। जी साथ ही कई विभागों में, शिक्षा में भी मैं आंतरिक प्रवास समिति की प्रशासन में भी रह चुकी हूँ सदस्य, और अभी बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में हूँ। लॉयंस क्लब इंटरनेशनल, लॉयंस क्लब इंटरनेशनल, सभी में मैं 22 साल से कार्य कर चुकी हूँ और विभिन्न दायित्वों को निभा चुकी हूँ। साहित्य के क्षेत्र में मेरी पुस्तक वो 84 कविताओं का संग्रह था जी और 10 में बच्चों के ऊपर लिखी मेरी एक किताब, जिसमें पढ़ने पे छोटी छोटी कविताएं और सचित्र, मैंने उसकी प्रतियोगिता कराई थी और विश्व में वो अनूठी पुस्तक बनी है। जी मैंने बच्चों को बिल्कुल स्पॉट पे ही दिया था कविताएं अपनी, और उन कविताओं को पढ़कर बच्चों ने चित्र बनाए थे। ऐसे 400-500 चित्र मेरे पास आए और मैंने 8-10 चित्र एक एक कविता पे आए, उसमें से एक चित्र को चयनित किया और फिर वो किताब बनाई। ये 51 कविताओं का संग्रह है, जिसमें देश के बहुत बड़े बड़े हमारे बाल साहित्यकारों ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। जीवन दर्शन आनंद, जीवन मूल्यों को लेकर के मेरे 108 दोहे हैं। जी 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 आप जीवन के इतने सारे क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। अभी चूंकि कोरोना का समय चल रहा है, हमारा कार्यक्रम कोरोना पर ही केंद्रित है, तो हम आपके जीवन से जुड़े हुए जो आपने क्षेत्र बताए हैं, इन्हीं से संबंधित हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। जी जी। जैसा कि आपने बताया कि आप योग चिकित्सक भी हैं, जी, तो हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये योग है क्या, और नियमित रूप से किया जाने वाला जो योग है और जो शारीरिक एक्सरसाइज होती है, कसरत जिसको बोलते हैं, जी, इसमें क्या फर्क है, और योग करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और योग कोरोना को रोकने में और कोरोना से लड़ने में कितना सहायक है, ये हमें जानकारी चाहिए। जी, देखिए, योग की अगर हम परिभाषा हम देखते हैं, उसी में निहित है सब कुछ। जी, जो पतंजलि के योग सूत्र में दी है, योगस चित्त वृत्ति निरोधा। जो हमारे विचार है, यही हमको सबसे ज्यादा परेशान करते हैं और यही विचार हमको जो स्थिर नहीं रहते, तो हम मानसिक और फिर शारीरिक इसलिए रूप से परेशान होते हैं। इसलिए लोग कहते हैं तुम कोई भी कार्य करने चल रहे हो, पहले चित्त को स्थिर रखो। तो इसका अर्थ होता है एकाग्रता। एकाग्रता से हमारी ऊर्जा संरक्षित होती है और किसी एक बिंदु पे जब हम कार्य करते हैं तो पूर्ण ऊर्जा के साथ करते हैं और हम सफल होते हैं। जी। तो इसलिए जो बार बार विचार मेरे बदल रहे हैं, उनका निरोध करना पहली परिभाषा। योगा कर्मसु कौशलम, जो गीता में दी है श्री कृष्ण भगवान ने, कर्म की कुशलता, आप कर्म में लगे रहिए। ये चीजें, योग और एक्सरसाइज दोनों में अंतर ये है कि योग हमको मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, मानसिक, शारीरिक और आत्मिक तीनों ओर से हमको ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि एक्सरसाइज या कसरत हमको मसल पे है, शारीरिक रूप से वो हमको मजबूत बनाता है। तो ये दोनों में अंतर है। जी। इसमें ऊर्जा का क्षय नहीं है, ऊर्जा कंजर्व हो रही है, ऊर्जा को संरक्षित कर रही है।
तो इसमें योग करने पे आदमी बहुत बहुत दिनों तक बिना खाए ध्यान, योगी यति मुनि ध्यान लगावे तो वो योग के माध्यम से करते हैं। जबकि कसरत करने वाले को भूख बहुत लगेगी, उसकी भोजन बढ़ जाएगा, ज्यादा उसको ऊर्जा जी मसल पावर भौतिक शारीरिक उस पे आता है। तो ये दोनों में मूलभूत अंतर है। ये हमारी शरीर की एक एक अंग उपांगों को ऊर्जा प्रदान करता है जी। अलग अलग आसन ये बहुत ही रिसर्च करके बनाया गया, हमारे मुनियों के द्वारा शोध करके। विभिन्न पक्षी कैसे, हर के अंदर एक एक विशेषता है, तो उस विशेषता को वो कैसे धारण करता है, तो उसके उस मुद्रा को लेके आसन बनाया गया है। कागासन, मयूरासन, मकरासन, सर्पासन, है ना। तो ये उनकी एक एक विशिष्टता को अगर हम आसन के माध्यम से अपने अंदर कैसे धारण कर सकते हैं, तो मूल हो गया कि योग मानसिक, शारीरिक और आत्मिक ऊर्जा को शरीर में संरक्षित करके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ये मूलभूत इसमें अंतर हो गया। तो इसलिए हमको प्राणायाम हमारे फेफड़े को मजबूत बनाता है। बिना प्राणवायु के जीवन नहीं है। जिसकी जितनी ज्यादा लंग कैपेसिटी होगी, सांस, दीर्घ सांस लेने की क्षमता होगी, वो उतना ही ज्यादा जीवन को जिएगा। इसलिए कहा गया है कि हम प्राणायाम के माध्यम से अपनी सांस को कम कर सकते हैं, गति को। तो गति को कम करी हमने, तो हमने लाइफ को बढ़ा लिया। कहते हैं जितनी सांस है उतना जी के जाना पड़ेगा। तो आप सांस को जब आप धारण करते हो, अपनी लंग कैपेसिटी बढ़ाते हो, ऑक्सीजन जाने की शरीर में क्षमता को बढ़ाते हो, तो हम दीर्घायुष्य होते हैं। जी जी जी, ये इसका मूल सिद्धांत है और इसीलिए योग जो है उच्चता को धारण किया हुआ है। और ये जो योग है इस कोरोना के समय में कितना उपयोगी हो सकता है, यह भी हम जानना चाहेंगे। ये बहुत ही अधिक उपयोगी है। कोरोना का जो संक्रमण है वायरस का जी, वो मुख्य रूप से आपके फेफड़े में पहुंच के वहां पे उसको संक्रमित करता है जी। संक्रमित करने से वहां उसको कहते हैं ऑक्सीजन जाने के लिए वो सब जाम करने लगता है। फेफड़े को संक्रमण से बचाना है, उसके लिए मेरे फेफड़े मजबूत होने चाहिए, हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन भरपूर जाना चाहिए, क्योंकि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, निकालते हैं, तो ये चीजें हमारे फेफड़े को मजबूत करती हैं। जी। हमारे अंग उपांगों तक ऑक्सीजन की अच्छी मात्रा पहुंचाती हैं रक्त के माध्यम से, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो जो वायरस आया वो हमको प्रभावी नहीं कर पाता। जहां वायरस के संपर्क में अधिकांश लोग होंगे, मगर जहां वो प्रभावी हो जाता है वहां पे हम रोग ग्रसित हो जाते हैं। जैसे किसी मोहल्ले में, इसको आप उदाहरण से समझ सकते हैं, एक आध बदमाश है तो वो पूरे मोहल्ले में बदमाशी नहीं करता, लोगों से डरता है अपने, मगर जहां ज्यादा बदमाश हो जाते हैं तो फिर वहां के अच्छे लोग मोहल्ला छोड़ के जाने लगते हैं। बिल्कुल सही बात है। वो प्रभावी हो जाता है वहां। तो इसी प्रकार हमको अच्छे लोगों को, लोग कहते हैं ना अच्छी लोकेलिटी नहीं है, तो हमको अच्छाई को बरकरार रखना है। इसलिए अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा के रखना है, ताकि बुराई, बीमारी, कोरोना हमारे अंदर घर ना करने पाए। जी जी, जो श्वसन संबंधी योग हैं वो इस कोरोना के समय में बहुत उपयोगी हो सकते हैं। बहुत उपयोगी है वो। जी मैडम जी, हम जानना चाहेंगे कि योग करते समय आम व्यक्ति को क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए। सांसों का आना जाने का क्रम ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है और इसका एक सीधा सा सिद्धांत है। किसी आसन की शुरुआत में जब हम उसमें एक होता है, कोई भी आसन करते हो तो एक स्थिति शरीर की आप बनाते हो, उसमें जाते हो और पुनः अपने सामान्य में आते हो जी। तो जब हम किसी उसमें जाते हैं, आसन करने में मुद्रा बनाते हैं, तो वो उस मुद्रा में जाने की हमारी हुई स्थिति, और फिर हम कुछ देर वहां रुकते हैं और फिर वापस सामान्य मुद्रा में आते हैं। तो जाने की स्थिति में सांस को लेना होता है, रुकने की स्थिति में सांस को स्थिर करना होता है और वापस आने की मुद्रा में सांस को निकालना।
जी जी जी। ये इसका एक सामान्य नियम है। और इसको जब हम प्राणायाम भी करते हैं तो इसको हम पूरक लेना, कुंभक धारण करना, रोक के रखना, और रेचक उसको बाहर निकालना। जी यही प्राणायाम में भी स्थिति होती है। हमने खींचा एक ओर से सांस, उसको रोका, रोकने के बाद थोड़ी देर जब हमने उसको फिर हम निकालते हैं। जी 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 जी। तो तो ये कुछ स्थिति सावधानियां हैं। जी, ये सावधानी है। और जो आसन हमसे आसानी से बने, शुरू में ही हमको ज्यादा आसन नहीं करने हैं, हम जितना जा सकते हैं, क्योंकि हमने अपने शरीर को रोज किया है तो किसी भी मुद्रा में ले जा सकते हैं। क्षमताओं का विकास हम धीरे धीरे कर सकते हैं। अचानक किसी से भी अधिक कार्य ले लेने से वो चीजें खराब हो जाती हैं, चाहे तकलीफ होती है, चाहे कोई व्यक्ति है जिसकी क्षमता नहीं, आप अधिक काम लेंगे तो बीमार हो जाएगा। इसी तरह आपकी शरीर की जो क्षमताएं हैं, मसल पावर है, उसको अगर आप एक ही दिन में ज्यादा उपयोग करेंगे तो वो तकलीफ दे देगी। इसलिए बिल्कुल धीरे सही धीरे बात है। क्षमताओं को अपने बढ़ाना चाहिए और अपने शरीर को अभ्यास के माध्यम से उसमें उसको स्थिरता लानी चाहिए। जी 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 आसन जी। सिद्ध करना कहते हैं इसको, योग के उसमें आसन सिद्ध करना। जिस स्थिति में आप उसको आपके नियंत्रण में हो जाए, आप चाहे जितनी देर पद्मासन में बैठे रहो, चाहे जितनी देर जिस मुद्रा में बैठे रहो, कागासन में बैठे रहो, मंडूक में बैठे रहो, शीर्षासन में रहो, इतने तपस्वी लोग करते रहते हैं। मैं तो प्रयागराज की हूँ, तो वहां कुंभ मेले में आप देखिए तो वो सिद्ध होते हैं, उनको जी जी जी। आसन सिद्धि कहते हैं। ये सिद्धार्थ। निरंतर कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। निरंतर अभ्यास हमारे अंदर प्रवीणता को ले आता है, जी जी जी। साध्य की ओर बढ़ जाता है। मैडम जी, आप योग चिकित्सक होने के साथ साथ जी स्त्री रोग चिकित्सक भी हैं। हाँ तो हम जी जानना चाहेंगे कि जो कोरोना का भी जो समय चल रहा है, जी ऐसे में जो गर्भवती महिलाएं हैं, जी क्योंकि अगर उनको कोरोना हो गया तो बहुत जी घातक सिद्ध हो सकता है दोनों के बिल्कुल। लिए, बच्चे के जी लिए भी और माँ जी के लिए भी। जी जी। तो उनके लिए आपकी क्या सलाह है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी सावधानी जो सामान्य रूप से कही गई है, जी। जो गर्भ धारण कर चुके हैं, हम्म। जो गर्भ धारण कर चुके हैं, और तो उनको पूरी सावधानी, ये जो आपका क्वारंटाइन, हम्म। आइसोलेशन, जो ये पीरियड है, उसको आपको पूरा अपनाना है। आपको जी अपने को बचा के रखना है, आपको अपने को अलग कमरे में रखना है, पूरी सावधानी बरतना है। जितनी चीजें इसमें बताई गई, हमको वो 2 गज दूरी वाला बना के रखना है और अतिरिक्त सावधानी रखना है, क्योंकि गर्भस्थ शिशु की भी हमको रक्षा करना है। जी। तो वो पूरी सावधानियां जो प्रशासन की गाइडलाइन में है, वो हमको पूरा पूरा अपनाना है। इसके साथ साथ खान पान, आसन, प्राणायाम, उचित आहार विहार, सोने का समय, उठने का समय, भोजन में सादा लेकिन पौष्टिक भोजन, ये नितांत आवश्यक है। जो समय समय पे अपने चेकअप करवाते हैं, अक्सर महिलाओं में खून की कमी हो जाती है, वो होने नहीं पाए, इसके लिए हमें रक्तवर्धक चीजों का सेवन करना है। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो ये पूरी गर्भवती महिलाओं को रखना सावधानियां चाहिए। रखना ही चाहिए। जी जी। अगर हम, ये मेरा सिर्फ भविष्य नहीं है, हमको समाज में एक स्वस्थ इकाई को देना है, और स्वस्थ इकाई देना हर माता पिता और परिवार की जिम्मेदारी है। सिर्फ जिसका गर्भस्थ शिशु जो गर्भ में पल रहा है, उस गर्भिणी की ही जिम्मेदारी नहीं है, जी जी। पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है उस स्वस्थ शिशु के, नवजात के समाज में आने के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारियों का गर्भिणी को सहयोग दे करके वहन करें। जी जी जी। जी मैडम जी, आप परिवार परामर्श केंद्र में सीनियर काउंसलर के रूप में भी जुड़े हुए हैं। जी तो यहाँ से हमारा एक सवाल निकल के ये आता है कि काउंसलिंग तो एक ऐसा माध्यम है कि हम अपनी बुद्धि से, अपने विचारों से जो समस्याएं हैं आम जनों की, उनको सुलझाते हैं और उनको समझाते हैं। जी जो हम समस्याएं उनकी सुलझा रहे हैं सामने वालों की, जी जी तो क्या उनमें आपसी जो समझ थी, क्या समझ की कमी की वजह से उनमें विवाद हुआ या कोई और कारण थे? जी। देखिए, इसके कई कारण हैं। जब पति पत्नी के संबंध बिगड़ते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज पारिवारिक कारण होता है। एक हमारी बेमेल विवाह कर दिया गया, दबाव में हो गया, प्रलोभन में हो गया। दूसरा होता है, हमने सोचा कि ये घर मेरे लिए अच्छा है, यहाँ बहुत सारी चीजें हैं,
और हमने योजना बनाई कि अब हम जाएंगे तो यहाँ बहुत अच्छे से रहेंगे। उन्होंने सोचा कि इस परिवार में बहुत कुछ है, हमको दान दहेज अच्छे से मिलेगा, तो एक तो लोभ आ गया पहली चीज। दोनों के लोभ की जब जो है नहीं हो पाती है पूर्ति, तो टकराहट होती है। तीसरा अहम भाव है, दोनों अहंकार में अगर ग्रसित हैं, हम इतना कमा रहे हैं, आज सब बच्चे कमा रहे हैं, या हम इतना ज्यादा कमा रहे हैं तो तुमको हमारी माननी पड़ेगी। उधर अगर महिला कहती है कि नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम भी कमा रहे हैं, तो अहम टकराता है। चौथी चीज है, जो सबसे बड़ी चीज है इस वैवाहिक जीवन को स्थिर रखने के लिए, वो है विश्वास जी। तो वो विश्वास जो टूट रहा है आज, वो बहुत बड़ी समस्या है समाज के अंदर। विवाहेतर संबंध, एक जीवन साथी होने के बावजूद हम किसी दूसरे की ओर जब मेरा आकर्षण होने लगे, तो वो सबसे बड़ा कारण बन जाता है इस विश्वास के रिश्ते के टूटने का। और हम आप देख ही रहे हैं कि पेपर में, रोज समाचार पत्रों में इस प्रकार की घटनाएं बहुत बड़ा स्वरूप दुर्घटनाओं का ले लेती हैं। जी 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 जी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या फिर हमारा शादी के पहले किसी के साथ संपर्क रहा है और हमने उस रिश्ते को सीमाएं लांघी हैं, तो लांघी हुई सीमाएं हमको बाद में परेशान करती हैं। जी। इसलिए हमने इसके लिए एक अभियान भी शुरू किया था, और अभी तो कोरोना काल है, प्री मैरिटल काउंसलिंग, कि विवाह योग्य जो लड़के लड़कियां हैं, हम अगर पहले से उनको ये काउंसलिंग विश्वविद्यालय में इस स्तर पे हम करने लगे, तो ये चीजें हमारी खत्म होने लगेंगी। क्योंकि उसी लेवल पे उनको पता चल जाए, जब, क्योंकि वो युवा होते हैं, बहुत सी चीजों को वो नजरअंदाज करते हैं, मगर उसी समय में एक उनको अगर सपोर्ट सिस्टम जो उनसे खुल के बात कर सके, उनके लिए जहां वो प्रश्न पूछ सके और उनको वो समाधान दे सके, तो वो अपनी दिशा सही चुन लेती हैं। तो एक जो घर से भागने का है, ये सारी चीजें नहीं होती, बाद में ये घर इतने रिश्ते टूटते हैं। तो एक अहम भाव हो गया दोनों का। फिर परिवार में अगर किसी ओर से भी कमी है, इधर अगर लड़की के माता पिता का है कि जाते से ही सब उसका अकेला हो, सब कुछ उस पे वो हो, राज हो, और जाते से ही बंटवारे की बात हो, तो ये भी आती है। ऐसे बहुत से केसेस हमारे जीवन में हर प्रकार के आए। फिर अयोग्य आपने शादी कर दी, और जिसने सामने में आजकल वैवाहिक उसके द्वारा जो वेबसाइट चली उसके द्वारा विवाह होते हैं, तो हम बहुत ज्यादा छानबीन ना करके जब हम शादी कर लेते हैं, पता नहीं होता सामने वाले ने हमको किस मंशा से किया। अभी हाल की एक घटना है जिसमें विवाह हुआ और उसने जो है पूरे परिवार को वो लेकर के चली गई, सारा सामान और सारी चीजें। तो ये सारी घटनाएं इसका अंजाम होती हैं। तो जो पहले कहते थे ना कि देख सुन के करो, वो बहुत जरूरी है। पुरानी बातें, पुरानी कही हुई चीजें जो हैं, वो अनुभव के आधार पे समाज में कहावतें बन गई, और उन कहावतों के अगर हम गूढ़ में जाते हैं तो हमको अच्छा जीवन जीने की हमको राह मिलती है। ये मैंने महसूस किया है। तो हमको अपने जीवन साथी के प्रति वफादार होना चाहिए, चाहे वो पत्नी हो या वो पति हो। कार्यस्थल पे जहां हम कार्य कर रहे हैं, वहां हम जब झूठ बोलने लगते हैं, किसी एक महिला सहकर्मी या किसी एक पुरुष सहकर्मी के प्रति हमारा लगाव होता है, और हम कह देते हैं कि आज नहीं, हम इस काम से नहीं आ पा रहे, हमें तो ऑफिस में बहुत काम है। धीरे धीरे ये झूठ जब पकड़ में आता है तो बहुत बड़ी समस्या पैदा होती है। और सबसे बड़ी तकलीफ तब होती है जब ऐसी जोड़ी के बीच में बच्चे होते हैं, तो बिना किसी दोष के वो बच्चे पूरी जीवन एक मानसिक विसंगति को लेके जीते हैं, और जो वो बेहतर कर सकते हैं वो जीवन में नहीं कर पाते। बिल्कुल सही बात है। ये हमने देखा है अपने अनुभव में। तो मैडम जी, जब इस तरह के विवाद आते हैं परिवार परामर्श केंद्र में, जब उनकी काउंसलिंग की जाती है, तो क्या काउंसलिंग से उन पर कोई फर्क पड़ता है? हाँ, तो वो जब स्थिर रखना चाहते हैं, कई बार गलत ट्रैक पे इतना ज्यादा निकल चुके होते हैं कि वो उसको महत्व नहीं देते। तो जहाँ पे काउंसलिंग का अर्थ ये नहीं है कि दोनों को जोड़ना, दोनों में जहाँ तक सुरक्षा हो सकती है, जहाँ तक सुरक्षित जीवन के साथ अलग अलग रह के भी एक अच्छा जीवन अगर दोनों जी रहे हैं, तो वो भी काउंसलिंग का पार्ट है।
जी। पहली कोशिश होती है कि आप दोनों अपनी गलतियों को समझो, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करो और आपसी सामंजस्य को स्थापित करो, जहां पे लोभ का स्थान ना हो, जिम्मेदारियों का एहसास हो, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना हो। जी। तो ये सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं जहां हम वहां एकीकृत हो जाते हैं और फिर हम लोग कई बार बुलाते हैं, पहले 15 दिन में, फिर महीने भर में, फिर दोनों पक्ष से पूछते हैं क्या हुआ कैसा, तो उनको धीरे धीरे समझने का अवसर मिल जाता है। नशा बहुत बड़ा कारण है, पति शराब पीता, ये घर घर की कहानी है, उसमें काफी केसेस आते हैं नशे के कारण। सब कुछ ठीक है, नशे में आए, मारपीट कर दी, जो लेबर वर्क है वो बहुत पीड़ित है, पैसा छुड़ा लिया, फिर उसका शराब पी लिया, घर में बच्चे मार खाते दिख रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, तो बहुत बड़ा विखंडन का कारण बनता है। जी। ये सारे कारण हैं प्रमुख रूप से समाज परिवार के टूटने की। जी मैडम जी, आपसे बात हुई, इतनी अच्छी जानकारी आपसे मिली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छतरपुर आकाशवाणी को हृदय से धन्यवाद, आभार। अभी आप जिन्हें सुन रहे के साथ कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। रविंद्र प्रजापति को नमस्कार।